की चोट पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कहां शुरू हो गया है सबसे बड़ा इनकलाब। राज कुंद्रा के खिलाफ उनके कथित गुनाहों के 4 सबसे करीबी गवाह मिलने का दावा किया जा रहा है। कौन है वो गवाह? कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संसद तक ट्रैक्टर मार्च अब उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि वो ट्रैक्टर चोरी छिपे सेंट्रल दिल्ली में लाया गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि 2024 का सियासी फाइनल मैच खेलने से पहले वो सेमीफाइनल की तैयारी के लिए दिल्ली आई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज किस मंत्री ने अपने एक ऐलान से खलबली मचा दी? कौन से मंत्री ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ तेवर दिखाए और क्यों? राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार में मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट गुट के कौन-कौन लोग होंगे शामिल और कौन होगा बाहर, ये सभी खास खबरें दिखाएंगे डंके की चोट पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़े इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है। इमरान खान पर एक बार फिर चुनावी धांधली का आरोप लगा है, जिसके बाद पीओके में लोग इमरान सरकार और बाजवा की सेना के खिलाफ आजादी मार्च निकाल रहे हैं। पीओके के लोगों ने इमरान सरकार और उनकी जुल्मी सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का ताजा सूरत हाल है। यहाँ इमरान खान का नाम आवाम के सबसे बड़े विलन के तौर पर फिजा में गूंज रहा है। इन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का हाल समझा जा सकता है। यहाँ लोग पाकिस्तान के इमरान खान हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान की सेना के जुल्म सितम का विरोध करने के लिए पाक सेना और जनरल बाजवा के पुतले जला, जबकि इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी से आसमान सिर पर उठा लिया। दरअसल पीओके में बीते रविवार को ही चुनाव कराए गए, लेकिन यहाँ के लोगों का इल्जाम है कि पाकिस्तान की सेना ने इस चुनाव में जमकर धांधली की। पाक सेना की इस हरकत ने लोगों को उनके हक से महरूम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पीओके के एक इलाके से उठी विरोध की आवाज फैलते फैलते अब 12 शहरों तक फैल चुकी है। ये जो 25 जुलाई को इलेक्शंस कराए गए थे, इसमें भी जैसी धांधलियां हुई हैं, जैसा फ्रॉड हुआ है, उसकी वजह से लोगों के अंदर बेहद असंतोष है और यही कारण है कि वर्तमान समय में इस इलेक्शन के इशू पे लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। इमरान खान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। कोटलीबाग, मीरपुर, रावलकोट, समानी, तत्तापानी, मुजफ्फराबाद, कोठी अमीनबाग, तलहटी खुर्द पीओके के ये वो इलाके हैं जहां बीते 2 दिनों से इमरान खान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इन सभी इलाकों में पाक सेना के जनरल बाजवा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। इन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान का हाल अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अवाम के अल्फाजों से पाकिस्तान की जमीनी हकीकत की बनती तस्वीर भी आसानी से देखी जा सकती है और यहाँ का हाल महसूस किया जा सकता है। दरअसल इमरान खान अब अपने मुल्क की ज़्यादातर आबादी की आंखों में किरकिरी बन चुके हैं और इन तस्वीरों की तह तक जाने के बाद एक बात खुलकर सामने आ रही है और उसका तर्जुमा यही है कि अब यहाँ के लोग इमरान खान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में रविवार को विधानसभा चुनाव कराए गए और लोगों का इल्जाम है कि इन चुनाव में पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान सरकार को बहुमत दिलाने के लिए जमकर धांधली की, जिसकी वजह से चुनाव के दौरान बेहिसाब हिंसा देखने को मिली। खूनी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 2 कार्यकर्ताओं की मौत होने की खबर है, जबकि गुस्से से बौखलाई पीओके की भीड़ ने कई पुलिस वालों को पकड़कर पीट दिया। ताजा मतगणना परिणामों के मुताबिक इमरान खान की पार्टी को साधारण बहुमत मिल गया है। लोगों के विरोध और पुलिस के जरिए कराई गई हिंसा के बीच चुनाव हुए। 53 सीटों वाली विधानसभा की 45 सीटों पर ही चुनाव हुआ, जिसके नतीजे इमरान खान की पार्टी के हक में गए। इन चुनावी नतीजों के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई को साधारण बहुमत मिला है, लेकिन अब 25 सीटों के साथ वो पीओके में सरकार बनाएगी। वहीं बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी को 9 सीटें मिली हैं और वो दूसरे स्थान पर रही, जबकि मरियम नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को 6 सीटें मिली हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी एक सीट मिली है। पीओके में चश्मदीदों के मुताबिक रविवार को चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ के अंदर पाक सेना के जवान मौजूद रहे
और मतपेटियों के पास भी पाकिस्तानी सेना के जवान मुस्तैद खड़े रहे। इतना ही नहीं, लोगों के विरोध की एक सबसे बड़ी वजह यही बनी कि पाक सेना के जवान किसी को भी अपनी मर्जी से वोट नहीं डालने दे रहे थे। यहाँ तक कि कई लोगों को वोट तक डालने नहीं दिया गया। उनके अंदर जो पाकिस्तान के द्वारा जो दमन और शोषण और बर्बरता की जाती है उसका गुस्सा भी है, और ये समय समय पे विभिन्न इश्यूज के माध्यम से फूट पड़ता है, और ये इलेक्शंस के आधार पे ये जो गुस्सा है लोगों का फिर से दिखाई देने लगा है। चुनाव में पाक सेना की दखल और धांधली की वजह से पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद राजा फारूक हैदर भड़क गए। पाकिस्तान में 2018 में हुए आम चुनाव में भी इमरान खान पर धांधली का आरोप लगा था। इमरान पर पूरे विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि जनरल बाजवा के दम पर वो सत्ता में आए हैं, इसलिए उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए पिछले साल से लगातार आंदोलन चल रहे हैं। पाकिस्तान के विपक्ष और जनता का कहना है कि इमरान सेना के चुने हुए नेता है, न कि आवाम के। अश्लील फिल्मों के कारोबार में बुरी तरह फंस चुके राज कुंद्रा के 4 कर्मचारी अब उनके काले कारोबार के कई राज खोलेंगे। खबर है कि कुंद्रा के 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। पुलिस को राज कुंद्रा के प्लान बी और उससे होने वाली अगले 3 साल की कमाई के अनुमान को लेकर कई अहम सबूत मिले हैं। वहीं इस मामले में पहली दफे राज कुंद्रा को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पॉर्न फिल्मों के मामले में राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुंद्रा के खिलाफ जहां सबूतों की फाइल मोटी होती जा रही है, वहीं अब राज कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। इस बीच राज कुंद्रा ने जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। Basically, he's inside since a long time. He's cooperated fully. The further investigation is on. Charge sheet has been filed long back. Okay, There's no need to keep him behind. So when will the court be hearing? Court is expected to hear tomorrow, but we are not sure. We'll come to know that. 7 years तक तो हो सकती है, 420 है, 7 साल 420 की है। सबसे बड़ा इसमें मॉरल टर्पिट्यूड का मामला आता है। कुंद्रा की रिमांड मांगने के दौरान क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया कि 24 जुलाई को जो रेड राज कुंद्रा के ऑफिस पर की गई, उसमें विदेशों में पैसों के लेन देन से जुड़ी फाइल्स मिली हैं। राज कुंद्रा के मोबाइल और रैन के लैपटॉप से हॉटशॉट्स की कमाई और पेमेंट से जुड़ी चैट भी मिली है। राज कुंद्रा को एप्पल कंपनी से 1 करोड़ 64 लाख रुपए मिले हैं, जिसकी जानकारी गूगल से मांगी गई है। वहीं कुछ निजी बैंकों में कुंद्रा के पैसों के बारे में जानकारी ली जानी है। यही नहीं, 26 जुलाई को एक पीड़ित ने कुंद्रा के खिलाफ बयान दर्ज कराए, जिसकी जांच अभी बाकी है। इसमें कौन सामने आ रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो कोई इसमें अपराधी है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और करते रहेंगे। क्राइम ब्रांच ने इस केस से जुड़े सभी पीड़ित लोगों से सामने आकर बयान देने की अपील की है। इस बीच पुलिस ने कुंद्रा के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की है, उसमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी का जिक्र भी है, जिसमें राज कुंद्रा के प्लान बी और कमाई के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उस पीपीटी में बॉलीफ्रेम नाम के ऐप से होने वाले मुनाफे का जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि बॉलीफ्रेम वही ऐप है जिसे हॉटशॉट्स ऐप के गूगल से हटने के बाद लॉन्च किया जाना था, और उसे ही कुंद्रा ने प्लान बी बताया था। बताया गया कि उस पीपीटी में अगले 3 साल की कमाई की बात लिखी गई है, जिसके मुताबिक 2021-22 में कुल कमाई करीब 36 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें करीब 5 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया गया है। वहीं साल 2022-23 में कुल कमाई 76 करोड़ रुपए बताई गई है, और इसमें भी मुनाफा करीब 5 करोड़ रुपए दिखाया गया है। क्राइम ब्रांच की जांच के दौरान एक और बात सामने आई है, जहां पर राज कुंद्रा के ऑफिस में लगे हुए सर्वर को सिर्फ 3 लोग एक्सेस कर सकते थे। क्राइम ब्रांच की माने तो रायन जॉन थार्प के कहने पर ही सारा डाटा सर्वर से डिलीट किया गया था। क्राइम ब्रांच का ये भी मानना है कि प्लान बी की शुरुआत से पहले पुराने ऐप हॉटशॉट से भी भारी मात्रा में डाटा को डिलीट कर दिया गया था। वहीं फरवरी महीने में राज कुंद्रा का नाम आते ही राज कुंद्रा ने अपने फोन को भी बदल दिया गया था, जिसकी वजह से तफ्तीश में फोन से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। ऐसे में क्राइम ब्रांच को ये भी शक है कि राज कुंद्रा ने अपने पुराने फोन से भी काफी डाटा डिलीट किया था। राज कुंद्रा की कमाई से लेकर पॉर्न वीडियो बनाने और उससे होने वाली कमाई तक हर चीज की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें शिल्पा शेट्टी की कितनी भूमिका है, इस पर भी पुलिस की नजरें हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अब तक शिल्पा शेट्टी का इस केस में कोई रोल नहीं दिखाई दिया है। राज कुंद्रा के खिलाफ पूरे मामले का सिलसिलेवार तरीके से पर्दाफाश करने की उम्मीद में पुलिस ने एक्ट्रेस शर्लीन चोपड़ा को भी पूछताछ के लिए बुलाया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पिछले साल नवंबर में शर्लीन ने 7
OTT प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत की थी, जिसमें हॉटस्टार्स ऐप का भी नाम था। शर्लिन का यह भी आरोप है कि राज कुंद्रा ने हॉटस्टार्स ऐप बनाया और 11 दिसंबर 2019 को प्रदीप बख्शी को बेच दिया। पुलिस को उम्मीद है कि शर्लिन के पास कुछ और अहम सुराग या सबूत हो सकते हैं। और राहुल गांधी के संसद के पास तक ट्रैक्टर मार्च निकालने के मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। राहुल ट्रैक्टर लेकर संसद के पास तक कैसे पहुंचे, दिल्ली पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि ट्रैक्टर को एक ट्रक में छुपाकर हरियाणा से दिल्ली लाया गया था। पुलिस या खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक न लगे, इसके लिए इसे संसद भवन से कुछ दूर तक एक सांसद की कोठी में ट्रैक्टर को छिपाकर रखा गया। नंबर प्लेट की जगह बड़ी सी काली तख्ती और तख्ती पर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग वाले नारे। एक दिन पहले राहुल गांधी कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ जब अचानक एक ट्रैक्टर लेकर संसद भवन की तरफ बढ़े तो दिल्ली पुलिस से लेकर सियासी दल तक हैरान नजर आए। दिल्ली पुलिस की परेशानी ये थी कि राहुल के लिए ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच गया और उन्हें भनक तक नहीं लगी। अब जब राहुल ने अपने तरीके से कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाल ली तो पुलिस ने इसकी जांच के लिए एक टीम बना दी है। दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करेगी कि राहुल तक ट्रैक्टर कैसे पहुंचा और किस रूट से पहुंचा। फिलहाल तो बिना नंबर प्लेट वाले इस ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रैक्टर के दिल्ली लाए जाने के रूट का पता करना शुरू कर दिया है। अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि ट्रैक्टर रविवार रात को हरियाणा से चला। रास्ते में उसे पुलिस की नजर से बचाने के लिए एक बड़े ट्रक में छुपा दिया गया। रात करीब 3 बजे ट्रैक्टर संसद के करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कांग्रेस के एक नेता की कोठी पर पहुंचा। बताया गया कि पहले इस ट्रैक्टर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर उतारने की योजना थी, लेकिन मनमोहन सिंह के घर के पास खुफिया विभाग के 2 दफ्तर होने और वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होने की वजह से इसे केटीएस तुलसी के घर पर उतारा गया। बताया गया कि रात को ही हरियाणा के एक नेता की देखरेख में ट्रैक्टर में कुछ बदलाव कर पोस्टर लगाए गए। सब कुछ योजना के मुताबिक हो चुका था और राहुल गांधी ट्रैक्टर मार्च के लिए तैयार थे। लेकिन अगर ये ट्रैक्टर रैली राहुल के घर से निकलती तो पुलिस ऐसा होने नहीं देती। पुलिस को इसकी भनक ना लगे, इसलिए राहुल अपने घर के बजाय केटीएस तुलसी के घर पहुंचे और वहीं से ट्रैक्टर रैली निकली। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो कांग्रेस इसे जनता की अदालत में ले जाने की अपील करती नजर आई। ट्रैक्टर से ये देश के लोग अन्न खाते हैं। ट्रैक्टर कोई आतंकवादी की मिसाइल नहीं है। ट्रैक्टर उन मेहनतकश जगत के तात का प्रतीक है जिस ट्रैक्टर के लिए इतनी हवा मचा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस देश की जनता उसको जवाब दे। सवाल उठता है कि ट्रैक्टर को इतने गुपचुप तरीके से क्यों लाया गया। बताया गया पुलिस इसी बीच बड़ी खबर आ रही है न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की बड़ी खबर। कर्नाटक में नया सीएम चुना गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी विधायक दल की देखिए बैठक हुई और बैठक के बाद ये फैसला हुआ। देखिए नाम पहले से ही तय कर लिया गया था और औपचारिक ऐलान होना बाकी था जो आज हो गया। बसवराज बोमई ये नया नाम यानी नया चेहरा जिसके कंधे पर नई जिम्मेदारी होने वाली है। तो कर्नाटक में नया सीएम चुना गया है। बसवराज बोमई को नया सीएम बनाया गया है। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है और खबर ये कि एक बड़ी भूमिका उनको सौंपी गई है। हालांकि आप देखिए येदियुरप्पा भी वहां पर मौजूद है इस वक्त, लेकिन उस समय जब इस्तीफा दिया था येदियुरप्पा ने थोड़े भावुक हुए थे, आंसू पोंछते हुए नजर आए थे। फिर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि किसी दबाव में इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। और उन्होंने साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह इनका आभार भी जताया था और इसी के बाद कयास लगने लग गए थे कि आखिरकार नया चेहरा कौन होगा। और जानकारी अब ये कि विधायक दल की बैठक हुई जैसा कि तय होना था, पर्यवेक्षक भेजे गए थे, उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई है और अब कई नामों के बीच जो रेस चल रही थी उस रेस में अब जो जानकारी मिल रही है बोमई कर्नाटक के नए सीएम बन चुके हैं और विक्ट्री साइन भी ये दिखाते हुए जिससे ये दिख रहा है कि अब कर्नाटक में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यतेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, सारे कयास भरे नाम पीछे करते हुए बोमई का नाम आ गया और अब वो होंगे कर्नाटक के नए सीएम। देखिए बिल्कुल कल ही जब बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि हमेशा बीजेपी जैसे 2014 से रणनीति बनाई है, एक नई रणनीति के साथ सामने आई और हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेते हैं और इस बार भी चौंकाने वाला फैसला लिया। जो नाम सामने आ रहे थे जो चर्चा में थे उनमें से किसी का नाम फाइनल ना करके गृह मंत्री
जो बासवराज बोम्मई हैं उनको नए मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक दल ने अपना नेता चुना है और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो बासवराज बोम्मई है, उनके पिता जो SR बोम्मई हैं, काफी चर्चित केस रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो भी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जनता दल और लोक दल की पार्टी में वो मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के। अब उनके बेटे लिंगायत समुदाय के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और खुद येदियुरप्पा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और डिप्टी CM ने उनके नाम का अनुमोदन किया है और इसके बाद विधायक दल ने अपनी मोहर लगा दी, क्योंकि माना जा रहा था कि लिंगायत समुदाय के किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर माना जाएगा तो गृह मंत्री बासवराज थे और उन्हीं को येदियुरप्पा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना और पार्टी आलाकमान ने, जो पार्टी नेतृत्व है, उसने भी उस पर सहमति जताई और विधायक दल ने उस पर मोहर लगा दी, यानी कि अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर बासवराज होंगे और वो बासवराज बोम्मई और कल वो शपथ ग्रहण समारोह होगा जहां पर वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बड़ा चर्चित उनके पिताजी का इतिहास रहा। जब SR बोम्मई मुख्यमंत्री थे तब 356 जो आर्टिकल 356 है उसको लेकर व्याख्या की थी, उनकी सरकार गिराई थी। 19 विधायकों ने उनके खिलाफ and all the senior leaders of Karnataka state has unanimously elected new legislative party leader Basavaraj Bommai ji. Bommai ji is a very experienced and senior political personality in Karnataka. He hails from a political family and his illustrious father has led this country as education minister, as chief minister of Karnataka and different responsibility of Karnataka. His long experience and rich experience in Bharatiya Janata Party and its public life is going to benefit, and he will, I am confident, he will carry forward the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Bharatiya Janata Party's and Parivar's vision and mission in Karnataka, which has been till today was carried forward by Yediyurappa ji. On behalf of central leadership, central parliamentary party, parliamentary board, I congratulate Bommai ji and congratulate Yediyurappa ji and his whole team for 2 days. हमारे साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र लगातार बने हुए हैं। बोम्मई का नाम खुद येदियुरप्पा के जरिए सामने आना ये साफ संकेत है कि बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने यतेंद्र किए हैं। एक तरफ नया चेहरा कर्नाटक में CM के तौर पर, दूसरा लिंगायत समुदाय जिसकी नाराजगी नहीं उठाना चाहती थी बीजेपी, उसे साधा गया है। देखिए, बिल्कुल अगर लिंगायत समुदाय की बात करें तो बड़ा वोट बैंक कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का और येदियुरप्पा उसके बड़े नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और बाल आपटे पूरे कर्नाटक मामलों की कमान संभाल रहे थे तो बड़ी मीटिंगों का दौर चला था, लेकिन कर्नाटक पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्हें हटाने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने बोला था, लेकिन जिस तरह के बगावती तेवर येदियुरप्पा ने सामने रखे और लेकर आए वो सबके सामने कि उसके बाद कर्नाटक में किस तरह से राजनीतिक उथल पुथल हुई। बीजेपी आलाकमान एक तरह से कहें तो बिल्कुल प्रेशर में आ गया था येदियुरप्पा के राजनीतिक कद को देखते हुए। तो इस बार वो गलती बीजेपी नेतृत्व ने नहीं की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे मामले को संभाला। उन्होंने येदियुरप्पा से बात की और येदियुरप्पा को तैयार किया कि जो पार्टी नेतृत्व का फैसला होगा वो उनको मानना होगा, लेकिन उनकी भावनाओं का भी, उनकी जो इच्छाएं, उनकी जो उनका कद है उसका भी सम्मान बीजेपी नेतृत्व रखेगा। और यही कारण है कि इस बार येदियुरप्पा ने पार्टी नेतृत्व के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि सम्मान में कई बातें उन्होंने कही, पार्टी का धन्यवाद भी किया। और यही आज जब विधायक दल की बैठक हुई तो नए नेता के तौर पर खुद येदियुरप्पा ने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव किया। उन्होंने खुद बासवराज बोम्मई का नाम सामने रखा और उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसका अनुमोदन किया और उसके बाद विधायक दल ने उस पर मोहर लगाई। यानी कि जो बोम्मई का जो पद है वो खुद लिंगायत समुदाय से आते हैं और बीजेपी ने भी साफ तय किया कि अगर येदियुरप्पा को हटाएंगे तो लिंगायत समुदाय में कोई नाराजगी ना हो, तो ऐसे में लिंगायत समुदाय का ही कोई नेता होना चाहिए। और बासवराज बोम्मई पहले से ही गृह मंत्री, अभी भी गृह मंत्री हैं और बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो ऐसे में येदियुरप्पा की सहमति के बाद उनको नए उत्तराधिकारी के तौर पर, यानी कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। और बासवराज बोम्मई की अगर बात करें तो उनके पिताजी से एक बड़ा दिलचस्प मामला जुड़ा हुआ है। जो आर्टिकल 356
जो बार बार हमेशा कहा जाता है कि जब भी कोई राज्य सरकार बर्खास्त होती है तो सुप्रीम कोर्ट 356 के रीजन की व्याख्या कर सकता है, वो उसी रेफरेंस के बाद हुआ। तो ये 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बुम्मई के मामले में दिया था और उसके बाद तब से लेकर अब तक कई बार सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में व्याख्या कर चुका है। यानी कि एक दिलचस्प पहलू तो है ही है, लेकिन लिंगायत समुदाय जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि जो बगावत ना हो और वो समुदाय नाराज ना हो, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया। और एक तीर से तो यतेंद्र, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बसवराज बोम्मई का नाम या वो चेहरा सामने अब आ चुका है कि जो अब माना जा रहा था कि बीजेपी में किसी भी तरह की कलह हो सकती है, आज मंगलवार के दिन उस मंगल घड़ी की शुरुआत हो गई है। अब कर्नाटक में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? देखिए, अगर येदियुरप्पा को मना लिया गया, येदियुरप्पा ने जिस तरह से आगे आकर बसवराज बोम्मई का नाम आगे रखा है, तो जाहिर है कि बीजेपी पहले ही सारी बिछा चुकी थी, अपनी गोटियां ये कह सकते हैं चालें वो चल चुकी थी। कोई भी कलह ना हो इसको लेकर सारी एक कहते हैं ना चौसर खेली गई थी और चौसर बिछा दी गई थी। बीजेपी उसमें सफल हुई और उसका सफल का सीधा सीधा उदाहरण है कि खुद येदियुरप्पा ने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद दिया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, वो खुद इस्तीफा देने गए, किसी भी तरह के बगावती तेवर उन्होंने नहीं अपनाए और आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर बसवराज बोम्मई का नाम भी उन्हीं के द्वारा रखा गया, जो जिसका अनुमोदन उनके डिप्टी सीएम और उस पर मोहर लगाने का काम विधायक दल की मीटिंग ने किया। यानी जाहिर है बीजेपी ने और खुद खासकर जो रणनीति बनाई, उस रणनीति में वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी तरह की कलह और खासकर जो येदियुरप्पा के बगावती तेवर माने जाते हैं शुरू से, वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए। यानी कि येदियुरप्पा को भरोसे में लेकर उनके समर्थन के साथ ही इस कदम को आगे बीजेपी ने बढ़ाया है। जी यतेंद्र, देखिए 1988 से राज्य में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी नहीं बना। खबरें तो इस तरीके की भी थी कि एक ये चेहरा भी हो सकता है जो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो सकता है। क्या डिप्टी सीएम के पद पर अलग अलग किसी को साधने की कोशिश होगी क्या खास वर्ग को? देखिए, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है कर्नाटक में और जो अभी येदियुरप्पा के साथ भी 2 उप मुख्यमंत्री थे, तो जरूर है, जाहिर है कि इस बार भी शायद बीजेपी इसी तरह से करेगी कि 2 साल हो गए, 3 साल के बाद चुनाव से में जाना और ऐसे में सभी को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि लिंगायत एक बड़ा समुदाय है और गोकालिंगा है, तो उनको संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, 3 भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि अब आज मुख्यमंत्री जब जो नए इलेक्ट हुए हैं, कल जब शपथ लेंगे तो उससे पहले ही पूरी रूपरेखा बना ली जाएगी कि कितने मंत्रियों को, कितने उप मुख्यमंत्रियों को उनके साथ शपथ दिलाई जाएगी। सूत्र यही बता रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, नए मुख्यमंत्री के तौर पर बसवराज बोम्मई शपथ लेंगे और उनके साथ उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी कई चेहरों को शपथ दिलाई जा सकती है। जी, लेकिन अब ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2023 में जब कर्नाटक में चुनाव होंगे तो कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा बोम्मई होंगे। यतेंद्र, अपना सवाल दोहराएंगे? यतेंद्र, बोम्मई के चेहरे पर 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतरेगी बीजेपी। देखिए, 2023 तो है ही है, उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी इससे जुड़ती हुई देखी जा रही हैं, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में सीटें लोकसभा की कर्नाटक से आती हैं और अभी भी 3 साल विधानसभा चुनाव के रह गए और लोकसभा चुनाव भी उसके बाद तुरंत होने। तो ऐसे में एक बड़ा दाब येदियुरप्पा को हटाकर और दूसरे उसी समुदाय से दूसरे नेता को लाकर बीजेपी ने खेला है और कोशिश यही है कि बड़ा समुदाय जो लिंगायत माना जाता है, एक बड़ा वोट बैंक कर्नाटक में, तो ऐसे में उसको नाराज नहीं किया जाए, क्योंकि माना यह रहा था कि अगर येदियुरप्पा को हटाया जाता है और उसकी जगह दूसरी कम्युनिटी का कोई भी नेता आता है तो बीजेपी को बड़ा सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी ने बड़े ही सियासी तरीके से उसी समुदाय के नेता को मंत्री बनाया। गृह मंत्री भी अभी हैं फिलहाल और पहले भी बड़े मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में कर्नाटक में उनकी एक बड़ी पकड़ पहले से ही मानी जाती है, सियासी परिवार उनका रहा है। तो बीजेपी ने बड़ी सोच समझकर एक रणनीति के साथ उनको इस बार नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है उनको और कोशिश यही है कि उनके चेहरे पर अब चुनाव लड़ा जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कर्नाटक के लिए बीजेपी का नया चेहरा बोम्मई को अब देखेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी। वो तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देखेंगे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से